बैठिए। थोड़ा सा था सर उसमें से आज अकबर का आज लास्ट दिन थी। 1605 में अकबर का डेथ हुआ था। आज हम देखेंगे अकबर की भूमि के बारे में, देखेंगे कितने प्रकार की भूमि थी। उपज के आधार पर पहले इसका भूमि देखेंगे। उपज के आधार पर, उपज के आधार पर, उपज के आधार पर साफ दिख रहे हैं नहीं, क्लीन दिख रहा है ना। उपज के आधार पर भूमि के प्रकार, भूमि के प्रकार, उपज के आधार पर, ठीक ना। उपज के आधार पर कितने प्रकार की भूमि थी? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? इसकी पहली भूमि थी बच्चों ओलज भूमि। कौन सी? ओलज ओलज भूमि। दूसरी भूमि थी बच्चों ओलज भूमि। फिर उसके बाद एक थी परती भूमि। परती ओलज भूमि, परती भूमि। फिर थी चाचर भूमि। चाचर भूमि। फिर थी बच्चों आपका बंजर भूमि। बंजर, ये क्या था समझते हैं। पोलज भूमि का मतलब क्या था? पोलज भूमि एक ऐसी भूमि थी, अकबर के साम्राज्य के बारे में, इनकी भूमि के बारे में बताएं कितने प्रकार भूमि थी उपज के आधार पर, जहां पे अनाज उनाज उगता था। तो जो पोलज भूमि थी, यहाँ हर साल अनाज उगता था, हर साल, यहाँ हर साल ठीक तरीके से अनाज उग जाता था, ठीक है। जो परती भूमि था, यहाँ पे अनाज एक एक साल गैप करके उगता था, एक एक साल गैप करके, ठीक। मतलब जैसे इस साल अनाज बोए तो अगले साल नहीं, फिर नेक्स्ट ईयर अनाज बोएंगे, ठीक। तो एक एक साल गैपिंग करके अनाज बोया जाता था। कहाँ पे? परती भूमि। उसके बाद आता है चाचर भूमि। इसमें एक साल गैप करके अनाज उगाया जाता था, एक साल गैप करके, गैपिंग एक साल का। इसमें 4 साल का गैप होता था। कितने साल का? 4 साल का। इसमें 4 साल गैप करके इसीलिए इसका नाम पड़ा चाचर भूमि। ऐसी भूमि जिसमें अनाज 4-4 साल गैप करके उगाया जाता है। 4 साल का गैप होता था अनाज को उगाने में। इस बार अनाज उगाए, फिर अगले 4 साल बाद अनाज उगाएंगे। इसे कहते थे चाचर भूमि कहते थे। फिर आता है बंजर भूमि। कौन सी भूमि? बंजर भूमि। तो जो बंजर भूमि थी, बंजर का मतलब वहां पे अनाज वगैरह नहीं उगता था। ऐसी भूमि थी जो वीरान थी, बंजर थे, बंजर टाइप का, समझ गए ना। तो बंजर भूमि में अनाज वगैरह नहीं उगाया जाता, ये था बंजर आपका। उसके बाद ये तो उपज के आधार पर। फिर अगर हम लोग देखें बच्चों, अगला एक भूमि आता है टैक्स के आधार पर। किस आधार पर? टैक्स के आधार पर, आधार पर भूमि के प्रकार। अच्छा, ये सब इसकी भूमि थी सर। हाँ, भूमि के प्रकार। ये जो भूमि है, ये टैक्स के आधार पर। टैक्स के आधार पर भूमि के प्रकार। कितने प्रकार की भूमि थी? इसमें भी 4 प्रकार थे। पहला आता है खालसा भूमि, खालसा। फिर दूसरा आता है, दूसरा भूमि इसमें आता है। पहला है खालसा भूमि। फिर खालसा भूमि के बाद इसमें आता है जागी भूमि, खालसा भूमि, जागी भूमि। फिर तीसरा आता है पैबाकी भूमि, पैबाकी भूमि। चौथे नंबर पर आता है मध्यदाल भूमि, मध्यदाल, मध्यदाल। 4 प्रकार की भूमि थी। ये खालसा भूमि क्या थी बच्चों? बता दें, इन चारों भूमि में अगर आप देखेंगे, चारों भूमि में जो सबसे बड़ा, अकबर का जो सबसे बड़ा सरकारी भूमि था, वह था खालसा भूमि। समझ गए? लगभग 80% क्षेत्र में था खालसा भूमि। 80% कौन सी भूमि थी इसकी? खालसा भूमि थी। ये अकबर, खालसा भूमि से अकबर के साम्राज्य का जितना खर्च चलता था, सरकारी खर्च, अकबर के दरबार का जो सरकारी खर्च था, वो इसी खालसा भूमि पर डिपेंड था, ठीक है। इस खालसा भूमि से जो टैक्स वसूलने का काम करता था, वो अकबर करता था। कौन करता था? अकबर। और अकबर के दरबार का पूरा सरकारी खर्च इसी खालसा भूमि से चलता था। खालसा भूमि से इतना कर इससे आता था। 80% भाग पर था खालसा भूमि। इतना बड़े भाग पे फैला था इन चारों में। समझ गए कि नहीं? अब देखिए, यहाँ फिर आता था जागी भूमि। कौन सा भूमि? जागी भूमि।
आपने पढ़ा था अकबर के मनसबदार, पढ़े थे कि नहीं? अकबर के मनसबदार, तो अब बताए थे अकबर के जो मनसबदार थे, ठीक, वो जागी भूमि से कर वसूलने का काम करते थे। जो अकबर के मनसबदार थे किस भूमि से कर वसूलने का? जागी भूमि से कर वसूलने का काम करते थे, समझ गए? वो जागी भूमि से कर वसूलते थे अकबर के मनसबदार। जो जागी भूमि था वो अकबर के मनसबदारों के अंडर में रहता था, ठीक ना। उसके बाद आता है पैबाकी भूमि। कौन सा भूमि? पैबाकी भूमि। तो पैबाकी भूमि में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है अकबर का, ठीक, या कोई नौकर है, कोई चपरासी है अकबर का, ठीक ना, उसको जो है क्या होता था, उसकी जो उसको सैलरी, मतलब उसको जितना सैलरी मिलता था उसके दरबार में अकबर के, अगर जब उसको कम ज़्यादा कभी हो जाता, मान लीजिए अकबर ने उसको दिया कि भाई तुम इस क्षेत्र का तुमको दिए हैं टैक्स वसूलने के लिए, इस बार इस क्षेत्र से जितना टैक्स वसूलना है, तुम्हारा पेमेंट जितना है। देखिए अकबर बहुत चालाक था। आप सब जानते होंगे गुप्त काल में एक व्यवस्था चलता था, सामंती व्यवस्था, नाम सुने? उसके बाद फिर गुप्त काल में सामंती व्यवस्था, विजयनगर काल में नायंगर व्यवस्था चल रहा था, नायंगर। उसके बाद फिर सल्तनत काल में इक्ता व्यवस्था चल रहा था, इक्ता। सामंती व्यवस्था, नायंगर व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था, तीनों का मतलब होता है बच्चों कि वेतन के बदले में राजा जमीन देता था अपने कर्मचारियों को। वेतन नहीं देता था, जमीन देता था, ठीक ना। तो अकबर ने देखा यार ये तो बड़ी खराब बात है, ये जो हो रहा है इसका मतलब हमारा जमीन ही घट जाएगा। अकबर ने कहा ना हम अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को ना हम जमीन देंगे, ना तो हम उनको वेतन देंगे, वेतन नहीं देंगे। हम क्या देंगे पता है? अगर उनका वेतन मान लीजिए 10,000 रुपये है, ठीक ना, सपोज कीजिए, तो अकबर क्या करता था, उसको किसी क्षेत्र का, अकबर उसको कोई क्षेत्र पकड़ा देता था अपना, कि भाई तुम्हारा ये क्षेत्र है, तुम इस क्षेत्र से यहाँ जो जनता आती है उनसे कर वसूलो और उसी कर से अपना वेतन क्या कर लो, भरपाई कर लो, मतलब कर वसूल करके अपना वेतन कंप्लीट कीजिए उसी में। ऐसा नहीं हम आपको क्या देंगे, अलग से वेतन देंगे, ऐसा कुछ नहीं। वेतन हम तुम्हारा फिक्स कर दिए इतना है, अब तुम उस वेतन को अपने क्षेत्र से कर वसूल करके पूरा करो, अपने से कर वसूल करके उस यानी कि अपने से क्षेत्र में जाइए, जनता से कर वसूलिए और उसी कर से अपना वेतन पूरा करने का प्रयास कीजिए। समझ गए कि नहीं? उसी कर से अपना वेतन पूरा कीजिए, हम आपको वेतन अलग से नहीं देंगे। अब अधिकारी बराबर अपने काम को अच्छे से कर रहे थे कि भाई अच्छे से अनाज उपज हो कि नहीं जनता से, ताकि हम अच्छे से क्या ले सके, कर ले सके, हमारा वेतन कम से कम मिल जाए। समझ गए कि नहीं? तो सोचो अकबर कितना अच्छा दिमाग लगाया, पूरी व्यवस्था खत्म कर दिया इसे। समझ गए कि नहीं कि हम वेतन दे, सब सिस्टम ही खत्म। अपना जाओ जनता से कर वसूलो, अपना उसी में वेतन अपना भरपाई करो, चाहे उसी टैक्स के माध्यम से। समझ गए? तो सिंपल हो गया, वो तो अब उस पर डिपेंड हो गया कैसे वो वसूलेगा कि नहीं। तो ये हो गया। तो उसी प्रकार क्या हुआ, पैबाकी भूमि था बच्चों। पैबाकी भूमि में क्या था, जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है, ठीक, उसके क्षेत्र में इस बार उतना अनाज नहीं उगा जितना उगना चाहिए, ताकि वो कर वगैरह वसूल सके, ठीक। तो उसके पास जब मान लीजिए कि अनाज किसानों ने उगाया, सब खराब हो गया, कर उसको नहीं मिल पाया, तो कभी कभार अगर कर कम उसको मिल पा रहा है, तो अकबर के पास जब वो सूचना देता था, तो अकबर क्या करता था, इसी पैबाकी भूमि से, इस भूमि से भी कर वसूलता था अकबर, मतलब इसके जो कर्मचारी थे उससे भी कर वसूलते थे पैबाकी भूमि से। तो इस पैबाकी भूमि से जो कर वसूला जाता था ना, तो जैसे किसी के पास अगर कम कर है, किसी क्षेत्र से उसको कम कर मिला है, ठीक ना, पूरा नहीं मिल पाया, जितना उसका वेतन है उतना कर उसको नहीं मिल पा रहा किसी क्षेत्र से। समझ गए? तो अकबर क्या करता था, इसी पैबाकी भूमि से जो कर मिला रहता था अकबर के खजाने में, इसी पैबाकी भूमि के कर से उसको जो है, उसकी जितना कर उसको नहीं मिला रहता था उतना कर देकर उसको पूरा कर देता था। समझ गए? जैसे कोई अधिकारी मान लीजिए, सपोज कीजिए आज के समय में उसका 10,000 रुपये है, ठीक, 10,000 में मान चलिए कोई समस्या आ गई, उसको 7,000 रुपये मिला, तो 3,000 नहीं मिल पाया, तो अकबर क्या करता था, पैबाकी भूमि से 3,000 रुपये निकाल के दे देता था, लो भाई ले चलो 3,000। समझ गए कि नहीं? तो ये काम करता था। उसके बाद लास्ट में आता था मद्देदार भूमि। ये क्या होता था, तो अकबर ने मद्देदार भूमि में क्या किया था, जैसे कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ठीक,
कोई मंदिर बनाना चाहता है, कोई गुरुद्वारा बनाना चाहता है, कोई मस्जिद बनाना चाहता है, ठीक। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धार्मिक कार्यों के लिए अगर कोई किसी को पैसे चाहिए या किसी को जमीन चाहिए, ठीक, तो इन सब चीजों की भरपाई अकबर जो है मद्देदार भूमि से करता था। किस भूमि से? यानी धार्मिक, धार्मिक यानी धार्मिक कार्यों की पूर्ति, धार्मिक कार्यों की पूर्ति अगर मद्देदार भूमि से करता था। समझ गए कि नहीं? और जो जागीर भूमि थी ये मनसबदारों के अंडर में था। मनसबदार इस भूमि से टैक्स वसूलते थे। टैक्स को हिंदी में कर कहते, कर। उसके बाद पैबाकी भूमि से किसी का पेमेंट मान लीजिए कम हो जाए या ज्यादा हो, किसी का कोई अपने क्षेत्र से कम पैसा पा रहा है तो इस भूमि से वो कर को कंप्लीट कर देते थे पैसा वैसा देकर। समझ गए कि नहीं? इसे पैबाकी भूमि कहते थे। यहाँ तक क्लियर होगा से? अब हम लोग एक चीज देखते हैं, सिक्का का थोड़ा देख लें इनका, आज इनका कंप्लीट हो जाएगा। बता, ये इलाही सिक्का चल रहा था। अच्छा, बाबर शाही चमड़े का सिक्का चला है, हुमायूं। हाँ, उसका पढ़वाएंगे तो जो आप सबसे पहला वीडियो तो उसी में आपका है। हाँ, सिक्का जो पढ़ा है। हाँ तो पता है हमको, तो ठीक, उसमें बताया हमने पूरा कौन चमड़े सिर्फ सिक्के के बारे में बताया। हाँ, तो उसमें याद है ऐतिहासिक काल के समय में, तो उसमें सिक्के के बारे में बताया, उसमें बताया कौन किस चीज का सिक्का चल रहा है। वो वीडियो देखे। हाँ, देख लेना उसमें सब क्लियर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या था बच्चों की, सिक्का थोड़ा सा इसका देखते हैं, कॉइन क्या क्या चला था। देखिए कॉइन में क्या था कि उस समय इसने एक सिक्का चलाया था, तो जैसे एक था जलाली सिक्का, ये अपने नाम पे रखा गया, जलाली सिक्का ऐसे करके था। एक सिक्का चलवाया था इसने जो है इलाही सिक्का। कौन सिक्का? इलाही। उस समय एक इलाही 10 रुपए की ऊपर होता था उस समय का। एक इलाही 10 रुपए के बराबर था। 10 रुपए उस समय का एक इलाही सिक्का आज के 10 रुपए के बराबर था। ये जो रुपया देख रहे हो बच्चों ना, रुपया किसका था? जैसे चांदी का सिक्का। उस समय जो चांदी का सिक्का था वही क्या था? इलाही सिक्का था, चांदी का सिक्का था। इलाही कैसा सिक्का था? चांदी का। समझ गए? उसके बाद फिर था और एक रुपया जो है बता दे बच्चों, 1 रुपये में 40 दाम उस समय हो रहा था। कितना हो रहा था? 40 दाम। 1 रुपये में कितना दाम उस समय था? उस समय दाम मतलब जानते हो, तांबे का सिक्का। कौन सा सिक्का? तांबे का सिक्का कहते नहीं, आज भी देखिए फेमस है कि कितना दाम है भाई साहब इसका? दाम, रेट वही दाम। तो 1 रुपया 40 दाम के बराबर था उस समय की बात करें। 1 रुपया उस समय कितने बराबर था? 40 दाम के बराबर होता था। समझ गए कि नहीं? तो ये था उस समय का, ठीक। अच्छा, उस समय आपका सिक्का था जलाली सिक्का, इलाही सिक्का, रुपया, टैक्स वसूल में आपने देखा खालसा भूमि, जागीर भूमि, पैबाकी भूमि, मद्देदार भूमि, ये सब आपने देखा, ठीक। तो ये पूरा उस समय का था। उपज के आधार पर, फिर टैक्स के आधार पर क्या था? भूमि का अलग अलग पार्ट आपने देखा। समझ गए कि नहीं? तो ये आज आपका हुआ पूरा अकबर का पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक ना। अब अकबर का बेटा कौन है? जहांगीर। अब जहांगीर का आपका नेक्स्ट चलेगा, ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कि आगे वीडियो आपका